हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप पढ़ाने के इस नए तरीके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को काफ़ी इन्जॉय कर रहे होंगे और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी यूट्यूब क्लासेस को पसंद भी कर रहे होंगे। और आप मुझे जब ये आप कॉलेज का चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे तो लेक्चर्स को ज़रूर वो करना, और अपने कमेंट द्वारा अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं टॉपिक के बारे में या आपके स्टडी के बारे में तो आप मुझे ज़रूर अवगत करवाना, मुझे उसका इंतज़ार रहेगा। सो लेट्स कंटिन्यू। कल हमने बात की थी रीतिकाल से संबंधित विभिन्न नामों की। बहुत बार हमारे सामने जो हम सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड या कॉलेज लेक्चरर के भी एग्ज़ाम देते हैं, यूजीसी नेट के एग्ज़ाम देते हैं, तो नामकरण से संबंधित एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है कि रीतिकाल का ये नाम किस आलोचक की देन है, या इस आलोचक ने ये नाम क्यों दिया या क्या नाम दिया इस संबंध में। तो मुझे उम्मीद है कि आप नामकरण के विषय में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम रीतिकाल के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, और वो है रीतिकाल की सामान्य प्रवृत्तियां। हमारे बीए सेकेंड ईयर में एक बड़ा प्रश्न 15 अंकों का जरूर पूछा जाता है। विवेचनात्मक प्रश्न है कि रीतिकाल की प्रमुख विशेषताओं का विवेचन कीजिए, या इसे यूं भी पूछा जा सकता है कि रीतिकाल की सामान्य प्रवृत्तियां क्या क्या थी। तो आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और विस्तार से हम एक एक बिंदु को समझते हुए, मनन करते हुए, चिंतन करते हुए चलेंगे। तो प्रश्न हमारे सामने ये है कि रीतिकाल की सामान्य प्रवृत्तियां कौन सी थी। कई विद्यार्थी प्रवृत्तियों में और विशेषताओं में अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रवृत्ति और विशेषताएं एक ही चीज़ है। प्रश्नकर्ता आपसे उस युग की, तत्कालीन युग की साहित्यिक विशेषताओं को जानना चाहता है। तो आज हम रीतिकाल की प्रमुख जो विशेषताएं थी अर्थात प्रवृत्तियां थी उसके बारे में बात करेंगे। पहली अगर हम बात करें विशेषता की तो पहली थी लक्षण ग्रंथों का निर्माण। अब ये बहुत विवादास्पद चीज है कि और अक्सर विद्यार्थी भ्रमित हो जाते हैं कि ये इसमें क्या पूछना चाह रहे हैं, लक्षण ग्रंथ कौन से। तो मैं आपको इस बारे में बताना चाहूंगा कि लक्षण ग्रंथ वे ग्रंथ थे जो संस्कृत काव्य शास्त्र में रचे गए थे, अर्थात वे मूल सैद्धांतिक ग्रंथ जिसमें विभिन्न काव्यांगों का विवेचन किया गया था। तो हिंदी के हमारे विद्वानों ने उसी लक्षण ग्रंथ परंपरा को अपने साहित्य बोध में समेटा और उसी परंपरा के आधार पर लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया। लक्षण और उदाहरण, कई पुस्तकों में लक्षण उदाहरण परंपरा ये शब्द देखा जा सकता है, साथ उल्लेख किया जाता है। तो लक्षण और उदाहरण की ये परंपरा सुदीर्घ परंपरा रही है। चाहे वो किसी भी काव्यांग का विवेचन कर रहे हो, पहले उसके लक्षण दिए और फिर उसके उदाहरण दे दिए। तो ये जो परंपरा थी लक्षण उदाहरण की परंपरा, वो हिंदी के विद्वानों ने भी अपनाई। इसीलिए इस काल की सामान्य प्रवृत्ति थी लक्षण उदाहरण की प्रवृत्ति, अर्थात उन हिंदी कवियों ने संस्कृत के शास्त्रीय पक्षों को लक्षण और उदाहरण देकर समझाने की कोशिश की। जैसे मान लो कोई छंद है, अब उस छंद को समझाया कैसे जाएगा, तो उस छंद के कोई काव्यांश लिखा उन्होंने, कोई कविता लिखी और उसको एक्सप्लेन किया, समझाया कि भाई ये इस छंद के लक्षण है और ये एग्जाम्पल है। तो ये एक परंपरा थी उस युग की और ये एक सामान्य प्रवृत्ति थी। हमारे रीतिकाल के लगभग जो रीतिबद्ध कवि हैं, चाहे वो केशव हो, कृपाराम हो, चिंतामणि हो, भिखारीदास हो, देव कवि हो, लगभग सभी कवियों ने इस तरह के ग्रंथों का निर्माण किया
इसलिए ये उस दौर की प्रमुख विशेषता थी। अगली विशेषता है श्रृंगार विवेचन। ये उस दौर की सर्वप्रमुख सबसे ज्यादा बड़ी विशेषता थी कि उस दौर के कवियों ने श्रृंगार को एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में अपनी कविताओं में शामिल किया। श्रृंगार आप सभी समझते हो, हमारे साहित्य में श्रृंगार का आशय है प्रेम की कविता। हालांकि प्रेम के विभिन्न रूप होते हैं, वात्सल्य जनित प्रेम, माता पिता का शिशु के प्रति प्रेम जो होता है, भाई बहन का भी प्रेम होता है, दंपति का भी प्रेम होता है, ईश्वर के प्रति भी प्रेम होता है। लेकिन यहाँ पर इन सब के बजाय केवल और केवल स्त्री और पुरुष का जो प्रेमी प्रेमिका वाला प्रेम है वो ही इस दौर की मुख्य विषय वस्तु बना। और यह जो प्रेम का स्तर था वो पूरी तरह से लौकिक था, अर्थात इंद्रिय सुख भोग के लिए जो प्रेम होता है वो प्रेम इस दौर की मुख्य विषय वस्तु था। तो यह जो काल है वो श्रृंगार का काल है। इसमें प्रेम और विरह दोनों को, मिलन और विरह दोनों को प्रमुखता मिली, अर्थात संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार दोनों को ही समाहित करते हुए असंख्य काव्य रचनाएं रची गई। तो ये उस दौर की सबसे प्रमुख विषय वस्तु थी। और चाहे वो रीतिबद्ध कविता हो चाहे रीति मुक्त कविता हो, दोनों ही प्रकार के कवियों ने इसके ऊपर भरपूर लिखा, व्यापक लिखा और असंख्य अनगिनत ग्रंथ इस विषय वस्तु को समेटे हुए लिखे। कोई भी इससे अछूता नहीं रहा, क्योंकि प्रेम एक सार्वभौमिक तथ्य है, अनादिकाल से चला आ रहा है, अनादिकाल तक चलता रहेगा। इसलिए इन कवियों ने प्रेम के ऊपर जोर देकर बहुत सारे काव्य ग्रंथ लिखे। अगला इस दौर की प्रमुख प्रवृत्ति है नायक नायिका भेद। हमारे संस्कृत काव्य शास्त्र में नायक नायिका भेद पहले से प्रचलित थे। ईसा से पूर्व ही आचार्य भरत मुनि ने नायकों की व्याख्या कर दी थी कि नायक कितने प्रकार के होते हैं, नायिका कितने प्रकार की होती है। और यही कार्य हमारे हिंदी के विद्वानों ने भी किया रीति कालखंड में, और उन्होंने अपने दृष्टिकोण से, परंपरा वही थी लेकिन अपने दृष्टिकोण से उसकी पुनर्व्याख्या की और नायकों के विभिन्न प्रकार और नायिकाओं के विभिन्न प्रकार, इससे संबंधित अनेकों ग्रंथ लिखे जिसे नायक नायिका भेद कहा जाता है। इन्होंने अपने क्षेत्र के अनुसार, जाति के अनुसार, सौंदर्य के आधार पर नायक नायिकाओं की विभिन्न कोटियां खड़ी की। तो नायक नायिका भेद भी उस दौर की प्रमुख काव्य विशेषता थी। चूंकि सभी कवियों ने, चाहे वो सीधे सीधे नायक नायिका भेद से संबंधित ग्रंथ लिखा हो या फिर नायक नायिका भेद को अपने किसी न किसी काव्य में समाहित कर लिया हो, ऐसी प्रवृत्ति उस दौर में पाई जाती है। तो ये एक प्रमुख विशेषता थी। अगली विशेषता आती है नख शिखु वर्णन। जैसा कि आपको नाम से स्पष्ट हो रहा है, नख से लेकर शिख तक, अर्थात पांवों से लेकर और सर तक का वर्णन इस श्रेणी में आता है। ये बड़ी विडंबना है कि जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि ये जो कविता थी, रीतिकाल के कालीन जो कविता थी, ये औरत को केवल भोग के दृष्टिकोण से देखती है, पूरी तरह से इंद्रिय सुख। इन्होंने स्त्री को किसी अन्य रूप में नहीं देखा, माँ के रूप में नहीं देखा, करुणामयी रूप में नहीं देखा, या स्त्री के भावनात्मक पहलू को कभी परखने की कोशिश नहीं की। इन कवियों ने सिर्फ और सिर्फ स्त्री को एक भोग्या माना और स्त्री के शरीर को केंद्र में रखते हुए ही कविताएं अधिकांशतः की है। और ये भी एक जटिल विषय है
कि स्त्री के संपूर्ण शारीरिक सौंदर्य का उन्होंने वर्णन किया है। उस शारीरिक सौंदर्य की नई नई व्याख्या दी है, तथ्यात्मक व्याख्या दी है, वो सब नख से शिख तक शामिल होता है। हमारे रीतिबद्ध कवियों में अधिकांश ने इस श्रेणी के ऊपर बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं। कईयों ने तो स्वतंत्र ग्रंथ लिखे हैं और बिहारी जैसे कवियों ने उस नख शिख वर्णन को अपने दोहों में समेट दिया है। तो बात वही हुई कि या तो अलग से ग्रंथ लिख दिया या फिर उन सभी विशेषताओं को, नख से शिख तक की विशेषताओं को नारी के सौंदर्य के दृष्टिकोण से अपने दोहों में समेटा। हालांकि ये जो प्रवृत्ति है, जो आज के नारीवादी जो आलोचक हैं, वो इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि ये कौन सी विशेषता आ गई कि नारी को केवल सिर्फ इसी दृष्टिकोण से देखा जाए। खैर, वो एक विमर्श का विषय है। हम बात कर रहे हैं सिर्फ रीतिकाल की विशेषताओं की या उस दौर की प्रवृत्तियों की विशेषता है। तो उस दौर की हमने 4 प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा कर ली है। लक्षण ग्रंथों का निर्माण, दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ, रिकैप कर देता हूँ मैं, कि उस दौर में संस्कृत साहित्य में पहले से प्रणाली या एक सैद्धांतिक विवेचन हुआ करता था कि आप पहले लक्षण दो किसी भी छंद के, अलंकार के या किसी भी काव्यांग के, और उसके बाद उसके एग्जाम्पल, उदाहरण दो। और बाद में हिंदी के कवियों ने भी इसी प्रणाली को स्वीकार कर लिया और लक्षण और उदाहरण की परंपरा को आगे बढ़ाया। इसलिए लक्षण ग्रंथ लिखे गए काव्यांग विवेचन करते हुए। उस दौर की दूसरी प्रमुख विशेषता थी श्रृंगार विवेचन। तो श्रृंगार का, चाहे वो संयोग श्रृंगार हो चाहे वो वियोग श्रृंगार हो, इस कालखंड की प्रमुख विषय वस्तु बनी। तीसरी विशेषता है नायक और नायिका भेद। इसमें नायकों की विभिन्न कोटियाँ और नायिकाओं की विभिन्न कोटियाँ, उनके रंग रूप, उनके क्षेत्र, उनकी बोली, उनका शारीरिक गठन, उनका मनोवैज्ञानिक विवेचन आदि को दृष्टिकोण में रखते हुए नायक नायिका भेद से संबंधित ग्रंथ लिखे गए, रचनाएं की गई। और अगली जो प्रवृत्ति थी वो नक्श, अर्थात नारी को सौंदर्य भोग की चीज माना गया था और नारी के शरीर के प्रत्येक अंग का सूक्ष्म विवेचन इस दौर के कवियों ने अपने दृष्टिकोण से किया। तो यह भी एक प्रमुख विशेषता थी। तो आज इस क्लास में हमने ये 4 प्रमुख विशेषता देखी हैं। अगली विशेषताएं हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझने में सक्षम हुए होंगे। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कोई प्रश्न हो तो हम उसे यहाँ डिस्कस करेंगे। थैंक यू।